मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज जो चर्चा करेंगे उसके दो पार्ट हैं। 75 साल में पहली बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और भाजपा के नेताओं का मिलन। और दूसरा पार्ट है 2025 के व्यापार में चीन के एक ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन की सरप्लस। मतलब 2025 में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 1 ट्रिलियन और 200 बिलियन डॉलर के मुनाफा कमाया। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कास्ट है, पैसा नहीं लगता है और हमको एक संबल मिलती है इससे। अभी पिछले हफ्ता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक शिष्टमंडल भारत आया और भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेताओं से मिला। जो जब से जनसंघ बनी है और आज जो भाजपा है, पिछले 75 साल में पहली बार किसी देश के कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा के नेताओं से मिला है। भारत लोकतंत्र है, यहाँ आलोचना प्रति आलोचना हुआ। खासकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत आलोचना किया कि भाजपा आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रही है और वो चीन जो हमारे सीमाओं में कब्जा करने में लगी हुई है, चाहे गलवान की हो चाहे अरुणाचल की हो। ये आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की। ये उसी कांग्रेस पार्टी ने की जो 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच MOU या समझौता कहले हुआ था। वही कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना कर रही है। और उसी कांग्रेस पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख सलमान खुर्शीद भी उसी दिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। तो लोकतंत्र में मैंने जैसे कहा, आलोचना प्रति आलोचना होती है और चीन से संबंधित जो वीडियो बनाते हैं, चीन हमारा घोषित दुश्मन है। मैं हमेशा बोलता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के जमाना में आज जो चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो आज की स्थिति में दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 33% हिस्सा चीन का है और 30 तक 45% हिस्सा चीन की होने वाली है। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 3.5% है, चीन का 33% है। आप अंतर को देखिए। और चीन आज से 2200 साल पहले दीवार बनाना शुरू किया। चीन का दीवार, उसका लक्ष्य ये था चीन को सुरक्षित रखना और भविष्य में चीन को महाशक्ति बनाना। आप देखेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में चीन कमजोर रहा तो पर भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन चीन जब 1949 के कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जागा और उस क्रांति में भी सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976, जिसमें रूढ़िवादी को प्रतिबंध लगाया और सामाजिक सुधार और समाज को वैज्ञानिक समाज के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम सांस्कृतिक क्रांति है 1966 से 1976। उसके कुछ दिन बाद 1979 में अमेरिका से बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश किया और
1980 में चीन ने आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिया। वहां का सिस्टम कम्युनिस्ट था, लेकिन बाजारों उन्मुख बाजार के लिए चीन के व्यवस्था को खोला और 80 से शुरू होके 90 में पूर्ण रूप से चीन ने पूंजीवाद अपना लिया। आप देखेंगे 1981 में चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग निर्यात उन्मुख बनाना शुरू किया 80 से, और 81 में चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $13 बिलियन था। और 1985 में कम होके, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कम होके जो ट्रेड सरप्लस था, माने व्यापार में मुनाफा था, वो मात्र $6 मिलियन था 1985 में। और 1991 में वो लगभग जो ट्रेड सरप्लस था चीन का, वो $100 बिलियन के लगभग पहुंच गया। और आते आते 1925 में ट्रेड सरप्लस चीन का लगभग 1 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन और 200 बिलियन, $1200 बिलियन चीन का 2025 में ट्रेड सरप्लस रहा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वर्ष में चीन ने $1200 बिलियन कमाया। और 2025 में भारत के टोटल जो निर्यात था, एक्सपोर्ट था, गुड्स और सर्विस का मिला के $1 ट्रिलियन टोटल एक्सपोर्ट था। और व्यापार में जो इंडिया का अभी तक 85 से लेके अभी तक भारत की स्थिति ट्रेड सरप्लस नहीं रहा है। जो 2010 में जो घाटा था लगभग $100 बिलियन के, 2025 की स्थिति में ट्रेड डिफिसिट जो था, व्यापार घाटा था भारत के लगभग $25 बिलियन में आ गया है। लेकिन अभी भी व्यापार में ट्रेड सरप्लस नहीं है, भारत का ट्रेड डिफिसिट है। तो ऐसा क्यों? और जो मैं पहले जो चर्चा किया, जो 75 साल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शिष्टमंडल भारत आया और भाजपा के नेताओं से मिला, तो एक चीज को देख लें, आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जमाना है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक ढांचा है मात्र चीन की व्यवस्था चलाने के लिए, और चीन का सिस्टम पूरा पूंजीवादी हो गया है, दुनिया जानता है। वहां बिलियनियर, हजारों बिलियनियर हैं, मिलेनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं, उद्योगपति हैं। तो आज माओवादी साम्यवाद चीन में नहीं है, एक पार्टी का शासन है, एक पार्टी का अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एक बात सही है। लेकिन आज चीन पूर्ण रूप से पूंजीवादी राष्ट्र बन गया है। और एक चीज मैं बता दूं, चीन हमारा घोषित दुश्मन है, लेकिन दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक मूर्ख दुश्मन और एक होशियार दुश्मन। भारत के जो घोषित दुश्मन पाकिस्तान है, वो मूर्ख जाहिल दुश्मन है, जिससे अभी फिलहाल 50-100 साल तक सही संबंध बनाया ही नहीं जा सकता। और चीन एक अकलमंद दुश्मन है, और अकलमंद दुश्मन से संबंध सुधारा जा सकता है और संबंधों में परिवर्तन किया जा सकता है, और संबंधों से व्यापारिक फायदा भी लिया जा सकता है। आज
चीन की दुनिया जितना भी आलोचना कर ले, भारत में लोग जितने भी आलोचना कर लें, लेकिन चीन आज मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण, दुनिया के सप्लाई लाइन होने के कारण आज चीन चाहे यूरोप के राष्ट्र हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, दुनिया के लिए आवश्यक बुराई बन गया है। और 21वीं शताब्दी में ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में और ग्रोथ रेट को भारत को बनाए रखने के लिए आज चीन से रिलेशन रखना भारत के लिए भी, जैसे मैंने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बताया, एक आवश्यक बुराई है। हमारे सीमा विवाद है, हमारे 38,000 वर्ग किलोमीटर को 62 के युद्ध में कब्जा कर लिया है, ये बात अपनी जगह है, ये सब वार्ता चल रहे हैं, गलवान का घटना हुआ अपनी जगह है, लेकिन आज भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के सप्लाई चेन के लिए चीन एक आवश्यक बुराई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैं कि आज ट्रम्प के जो हरकत है, ट्रम्प की जो दिशाहीन नीति है, चाहे वो वेनेजुएला के मादुरो को जेल में डालना हो, रिजिम चेंज करना हो, चाहे ईरान के बारे में उसका जो रुख रहा हो अमेरिका को, और ग्रीनलैंड को हथियाने की खुलेआम घोषणा करना हो, तो आज ऐसी स्थिति बन गई है। मैं एक चीज बता दूं, चीन अमेरिका को सुपरसीट हो सकता है कि 20 साल बाद करता, लेकिन अमेरिका के ट्रम्प की खासकर जो हरकत है, तो अगले 10 साल में, जैसे अभी कनाडा और चीन के बीच आर्थिक समझौता हुआ है, और अभी डावोस के जो इकोनॉमिक सम्मेलन हो रहा है, वहां पे यूरोपियन राष्ट्र सोच रहे हैं कि चीन को हम इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करें। तो अमेरिका की जो हरकत है, तो आर्थिक रूप से सबसे बड़े महाशक्ति बनने में चीन को जो 30 साल और लगता, तो अमेरिका के हरकत से लग रहा है कि अगले 10 साल में अमेरिका को चीन सुपरसीड कर जाएगा और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा चीन। और इसके फायदा चीन को तो हो रहा है, भारत को भी होगा प्रत्यक्ष रूप से। और इसका मैं उदाहरण जो बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं 27, उनके साथ होने वाला है अभी 26-27 जनवरी को, और जो ट्रेड यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो $120 बिलियन का है, उसको अगले 5 से 7 साल में $300 बिलियन के व्यापार को लक्ष्य निर्धारित यूरोपियन यूनियन और भारत द्वारा करने जा रहे हैं। तो आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा किसी भी देश के कम्युनिस्ट पार्टियों का और खासकर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध करती रही है, लेकिन 21वीं शताब्दी में और चीन दुनिया के लिए एक आवश्यक बुराई होने के कारण, आवश्यक बुराई का मतलब यह है कि पूंजीवादी थ्योरी और कम्युनिस्ट थ्योरी में स्टेट को, राज्य को आवश्यक बुराई माना जाता है। मतलब उसमें बुराई भी है लेकिन आवश्यक है राज्य के रहना। इसको कम्युनिस्ट भी मानता है चीन, और पूंजीवादी देश भी मानते हैं, लोकतांत्रिक देश भी मानते हैं। इसीलिए मैं चीन को दुनिया के लिए आवश्यक बुराई शब्द का मैंने प्रयोग किया। तो निसंदेह आज चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन भारत के डेवलपमेंट के लिए चीन एक आवश्यक बुराई है। इसका उदाहरण है कि 2025 में चीन और भारत के बीच, भारत के कई क्षेत्रों में प्रयास करने के बावजूद $155 ट्रिलियन की व्यापार हुआ है 2025
2025 में, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो मात्र $20 बिलियन रहा है 2025 में, मात्र $20 बिलियन। और चीन ने जो एक्सपोर्ट किया है भारत में वो लगभग $135 बिलियन, मतलब व्यापार घाटा $115 बिलियन का 2025 में रहा है। मतलब चीन सरप्लस रहा है व्यापार में $115 बिलियन की। क्यों? कि जो ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे कई क्षेत्रों में, रेयर अर्थ मिनरल में आज दुनिया चीन पे निर्भर है। जो अमेरिका आज सोच रहा है उसको चीन ने 40 साल पहले सोच लिया था। इसका उदाहरण है रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल के उत्पादन में चीन की भागीदारी दुनिया में 70% है, रिफाइन में 95% है। आज चीन सप्लाई चेन है और मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये यथार्थ है और दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। और चीन हमारे दुश्मन होते हुए भी, मैं इसीलिए बोलता हूं कि दुश्मन भी अच्छा काम कर रहा है, एक आइडियल डेवलपमेंट कर रहा है, तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज चीन के बुलेट ट्रेन की जाल देखिए। आज चीन में लगभग 53,000 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन का रूट है। भारत अभी 500 किलोमीटर के ट्रेन रूट अहमदाबाद से मुंबई बना रहा है, जिसको 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य था, 7 साल में। वो शिवसेना की जो सरकार थी, कांग्रेस शिवसेना की महाराष्ट्र में, उसने डिरेल कर दिया, काम को रोक दिया। तो जो 7 साल में होना था वो आज 12 साल में पूरा होने की स्थिति हो गई है, 10 साल में पूरा हो रही है। तो यहां पे रुकिए, चीन की तारीफ ही नहीं करें। चीन के तारीफ तो करें हकीकत को, लेकिन सिस्टम में जो डेवलपमेंट की दृष्टि से हमारे और उनके बीच जो खामियां हैं उसके भी चर्चा करें। चीन एक एथोटोरियन गवर्नमेंट है, वहां एक पार्टी की रूलिंग है और वहां लोकतंत्र नहीं है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, चाहे रेल हो, सड़क हो, बांध हो, उसको वहां जुडिशरी स्क्रूटनी से गुजरना नहीं पड़ता है। वहां तो जुडिशरी स्क्रूटनी है ही नहीं। एक कम्युनिस्ट पार्टी का सेल है वहां का जुडिशरी, एक फोरम है, वो डिसाइड कर देता है। और भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आलोचना प्रति आलोचना होती है और लोग सहमत नहीं हो तो भारत में जुडिशरी स्क्रूटनी से हर प्लान को, हर योजना को, हर कार्यक्रम को गुजरना पड़ता है और जिसके कारण भी लेट होता है। और चीनी लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है, आज 2000 साल से 2200 साल से, यथार्थ में देखें तो हमारे में वो राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना है ही नहीं। हम बोलते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे तो हमारे में जो नीति है, कुछ कहते और हैं, करते और हैं, और दोगलेपन की भरमार है। इसको हमें दुख होते हुए भी स्वीकार करना पड़ेगा और चीन में वो नहीं है। और चीन आज एथोटेरियन गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चीन के एक
दूसरे नंबर के आर्थिक शक्ति होने के कारण, मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी होने के कारण आज भारत के विकास के लिए और दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दुनिया में स्थिरता के लिए भाजपा को और कम्युनिस्ट पार्टी को के मिलन होना कोई गलत नहीं है, ये प्रगतिशील कदम ही है। इसमें मैं जहां तक मानता हूं, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना प्रति आलोचना होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चीन आज दुनिया के लिए और भारत के लिए भी आवश्यक बुराई बन गया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और खासकर ट्रम्प की जो दोगली नीति है और साम्राज्यवादी नीति है, तो आज तो चीन और भारत को नजदीक आना वो भी एक आवश्यक बुराई हो गई है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।